Welcome everyone. Today we will solve a numerical on the basis of analysis of stability of dam. So this is the numerical. This question is given, and this question is very important as the एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 20 मार्क्स में पूछा जाता है कई बार. सो इट इज़ वेरी important numerical. So this numerical is a concrete dam can be assumed to trapezoidal in section. मीन्स एक trapezoidal section का एक डैम है having a top width of 2 meter and bottom width of 12 meter. Its height is 12 meter and upstream face has a better of 1:10. Give an analysis of stability of dam for the base section for overturning and sliding in full reservoir condition, assuming no freeboard allowance but allowing for uplift pressure. Assuming uplift pressure intensity factor is 100%. Also determine compressive stress at the toe and heel. Also determine major and minor principal stresses and shear stresses developed. Take unit weight. Take unit weight of concrete to be 24 kilonewton per meter cubes. Unit shear strength of concrete is 1400 kilonewton per meter square. And coefficient of friction between concrete and foundation is 0.7. सो ये सारा डाटा हमें गिवन है और इस डैम को हमने एनालाइज करना है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डैम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इस डैम का एक क्रॉस सेक्शन हमें प्लॉट करना होगा जो हमें डाटा गिवन है इसकी हेल्प से. तो हमें क्या गिवन है, यहाँ पे एक डैम है जिसकी टॉप विड्थ हमें गिवन है 2 मीटर, इसकी हाइट हमें गिवन है 12 मीटर और अपस्ट्रीम साइड का ये जो स्लोप है ये गिवन है हमें 1:10 का. इस पार्ट को बोलते हैं हम बैटर. इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था बैटर क्या होता है. सो बैटर का स्लोप दिया गया है यहाँ पे 1:10. तो क्या हम ये वाली जो डायमेंशन है इसकी ये फाइंड कर सकते हैं. ये एक ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे, ये ट्रायंगल. क्या इस ट्रायंगल में हम ये साइड फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. इसके लिए क्या करना होगा, हमें इस 12 को इस 10 से हमें डिवाइड करना होगा. तो डिवाइड करने पे आएगा 1.2 मीटर. सो दिस इज़ 1.2 मीटर. नाउ what will be this distance? So you can see here this is 2 meter, so distance will be also 2 meter. And total base width from point A to point D, this is given 12 meter. So 12 minus 1.2 and 2, that is 3.2. जब हम 12 से माइनस करेंगे then this distance will be 8.8 मीटर. सो ये हमने कैलकुलेशन कर ली यहाँ पे और ये पॉइंट्स के नाम हमने रख दिए ए बी सी और डी. अब यहाँ तक इस लेवल तक क्या होगा, वाटर होगा यहाँ पे. और ये जो वाटर होगा, ये जो ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे ए डैश बी ट्रायंगल बन रही है ये ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में यहाँ क्या होगा, वाटर होगा. इट मीन्स ये वाटर यहाँ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगाएगा और इस अपस्ट्रीम फेस पे एक डाउनवर्ड फोर्स भी लगाएगा. ओके, यहाँ ये दो एंगल्स बन रहे हैं. इस ट्रायंगल में ये एंगल बन रहा है अल्फ़ा और इस वाले ट्रायंगल में एंगल बन रहा है यहाँ पे बीटा. सो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. डैम को एनालाइज करने के लिए हमें कंसीडर करना होगा इसकी लेंथ को. तो यहाँ हमें लेंथ गिवन नहीं है, हम एज्यूम करेंगे दैट कंसीडरिंग 1 मीटर लेंथ ऑफ डैम. मीन्स ये डैम है और इसकी ये जो लेंथ है ये कितनी एज्यूम करें हम, 1 मीटर. ये टोटल हमने कितनी एज्यूम की है, 1 मीटर लेंथ इसकी एज्यूम कर लिया.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट वर्टिकल फोर्स। तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन सी होंगी एक डैम के अंदर? इस डैम का सेल्फ वेट होगा वर्टिकल फोर्स में, इस पे एक अपलिफ्ट प्रेशर भी लग रहा होगा, और ये जो यहाँ कॉलम बनी है ये ए डैश बी ए ट्रायंगल के अंदर, यहाँ भी वाटर होगा। तो ये वाटर भी डैम के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, मींस वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्सेस रहेंगी वर्टिकल डायरेक्शंस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वी विल कैलकुलेट सेल्फ वेट ऑफ डैम। अब सेल्फ वेट के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है जो यूनिट वेट होता है दैट इज़ इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से हमें फाइंड करना है वेट। सो वेट विल बी हाउ मच, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ। तो अगर हम इस फिगर का एरिया फाइंड कर लें और लेंथ हमने 1 मीटर एज्यूम किए हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट हमें गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया। तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमने पहले डायग्राम बनाया था एक ए बी सी और डी, ये फिगर है हमारे पास, और ये कैसा फिगर है, एक ट्रेपिजॉइडल है। तो आप या तो डायरेक्ट ट्रेपिजॉइडल का एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो, दैट इज़ मान लो ये एक ट्रेपिजॉइडल सेक्शन है, इसकी ये साइड है ए और ये है बी एंड दिस इज़ एच। तो इसका एरिया कितना होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस साइड एंड दिस साइड, दीज आर पैरेलल साइड्स। द सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज़ ए प्लस बी, डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई दिस हाइट h। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस फिगर को आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे ये हमने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके बाद ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। तो आप इन तीनों का एरिया अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इससे कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेपेजोइडल का एरिया यूज़ किया है, दैट इज़ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, टॉप विड्थ 2 मीटर, बॉटम विड्थ 12 मीटर डिवाइड बाई 2 एंड द हाइट इज़ 12 मीटर, एंड 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया दैट इज़ द लेंथ। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, वॉल्यूम। और यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट हमें गिवन है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो सेल्फ वेट ऑफ डैम आ गया 2016 किलो न्यूटन। सेकेंड बी पार्ट इज़ वेट ऑफ वाटर इन कॉलम ए डैश बी। जो बैटर के ऊपर वाटर आएगा, एक ट्रायंगुलर पोर्शन जो बन रहा था ए डैश बी जिसमें वाटर होगा, अब वो वाटर भी डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वो जो ट्रायंगुलर एरिया था ए डैश बी, इसके अंदर ये जो वाटर था, इसका एरिया फाइंड करेंगे हम। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस, दिस पार्ट इज़ 1.2 मीटर, दिस इज़ 1.2, तो यहाँ भी 1.2 होगा, एंड हाइट इज़ 12 मीटर, हाइट इज़ 12 मीटर। ये तो इसका एरिया हो गया। देन हमने यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई किया, सो ये क्या बन गया, वॉल्यूम। और यहाँ पे हमने किसके यूनिट वेट से मल्टीप्लाई किया, वाटर का यूनिट वेट। सो वाटर का यूनिट वेट हमने एज्यूम कर रखा है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सो दिस इज़ कमिंग 70.63 किलो न्यूटन्स। नाउ थर्ड इज़ अपलिफ्ट फोर्स, एंड अपलिफ्ट फोर्स इज़ एक्टिंग in upward direction and these two were acting downward। ये दोनों सेल्फ वेट ऑफ डैम और वेट ऑफ वाटर इन कॉलम ए डैश बी, ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड लग रही हैं, अपलिफ्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका जब हम प्रेशर डायग्राम बनाते हैं तो वो एक ट्रायंगल बनता है यहाँ।
तो अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम जो है ये एक ट्रायंगल बनता है और ये अमाउंट यहाँ कितनी होती है C इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच, वेयर एच क्या होती है हाइट ऑफ वाटर एंड दिस इज़ द बेस विड्थ ऑफ डैम। तो अपलिफ्ट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे, दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस, बेस इज़ 12 मीटर एंड इसके बाद सी की वैल्यू हमें गिवन है 100%। परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो 100/100 इट विल बी 1। तो सी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम 1। तो सी इज़ 1। देन यूनिट वेट ऑफ वाटर इज़ 9.81 एंड हाइट इज़ 12 मीटर and for unit length we have to multiply with 1, so it is coming 706.32 kilonewton. Now calculating summation of vertical forces, अब हमें सभी vertical forces को ऐड करना है with their sign। तो सबसे पहले weight of dam, then weight of water in column, these were acting downward, so we have to taken these positive, and uplift pressure is acting upward, so we have to minus this. So now this is coming 1380.31 kilonewtons. Then horizontal force is acting on the dam. So जब हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के लिए ये जो प्रेशर डायग्राम बनाते थे, ये भी ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बनता था और ये अमाउंट कितना होता था गामा डब्ल्यू इंटू एच, हाइट कितनी थी एच। तो इसका एरिया हम फाइंड करेंगे हाफ इंटू बेस, दैट इज़ गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू हाइट एंड यूनिट लेंथ। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 706.32 किलो न्यूटन। नाउ कैलकुलेटिंग मोमेंट ड्यू टू वेरियस फोर्सेस एट टो। अब हमें इसको चेक करना है, चेक अगेंस्ट ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग। सपोज एक इमेजिन करना है आपने कि ये एक डैम है, दिस इज़ द फाउंडेशन और यहाँ पे इस लेवल तक वाटर, इस पॉइंट को हम बोलते हैं टो और इस पॉइंट को बोलते हैं हम हिल। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो वाटर इस पे स्ट्राइक करेगा तो ये डैम इस तरह से रोटेट कर जाए? क्या ऐसा हो सकता है? और ये होगा तो किस पॉइंट के अबाउट होगा? इस टो के अबाउट ये इस तरह से रोटेट करेगा और ये पार्ट इसका ऊपर की तरफ उठेगा, ये आगे की तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो टो के अबाउट ये ओवरटर्न कर सकता है, ठीक है। तो ये जो वाटर का फोर्स लग रहा है या जो बॉटम से यहाँ से अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा, ये दोनों क्या करेंगे, इसको ओवरटर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इस डैम का वेट होगा वो क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ एक साइन कन्वेंशन को यूज़ करना होगा कि जो ओवरटर्निंग मोमेंट है उनको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे और रेजिस्टिंग मोमेंट जो है उनको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज़ मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ डैम। अब हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ डैम। तो मोमेंट हम किस पॉइंट के अबाउट लेंगे? अब टर्न किसके अबाउट हो रहा है? टो के अबाउट टर्न कर रहा है, तो हम टो पे मोमेंट लेंगे एंड टो पे ये पॉइंट कौन सा है? फर्स्ट फिगर में देखा हमने डी पॉइंट है। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट डी। तो अब ये जो डैम था इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक ये ट्रायंगल और एक ये रेक्टेंगल। तो इस ट्रायंगल का फोर्स कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया को यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू 1.2 प्लस हाइट 12। So half into 1.2 and 12 is the height, then 24 is the unit weight। तो ये टोटल क्या होगा? फोर्स। और मोमेंट में हम क्या करते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो
वो फिगर मैं यहीं पे एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ रफली। ये फिगर था अपना, ये डिस्टेंस 2 मीटर, हाइट थी 12 मीटर, ये डिस्टेंस 8.8 मीटर और ये 1.2 मीटर था। ठीक है, तो पहले इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें फोर्स कितनी होगी, हाफ इंटू 1.2 इंटू 12 इंटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी 24, ये तो हो गया फोर्स। अब क्या करना होगा हमें, हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो क्या करना होगा, डिस्टेंस के साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो आप देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये कितना है 8.8, इसके बाद यहाँ से यहाँ है 2 मीटर, 8.8 प्लस 2 10.8, 10.8। इसके बाद ये जो ट्रायंगल है, अब इसका सी जी कहाँ लाई करेगा, यहाँ से 1/3 डिस्टेंस पे, यानी कि 1/3 ऑफ 1.2, सो 10.8 प्लस 1/3 ऑफ 1.2, ये हो गया टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो मोमेंट आया है ये किसका है, इस ट्रायंगल का है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इस रेक्टेंगल पे, तो हम यहाँ करेंगे प्लस प्लस, इस रेक्टेंगल का एरिया 2 इंटू हाइट 12, 2 इंटू 12, देन यूनिट वेट, तो ये तो हो गया फोर्स मल्टीप्लाई बाई, अब इसका सी जी से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस रेक्टेंगल के सी जी से डिस्टेंस, तो रेक्टेंगल है ये 2 मीटर का, तो इसका सी जी कहाँ लाई करेगा, सेंटर पे, यानी कि 1 मीटर पे, तो 1 प्लस 8.8, सो 8.8 प्लस 1, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ एक ट्रायंगल और बची है अभी, लास्ट ट्रायंगल, इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इज़ 8.8 एंड हाइट इज़ 12, 8.8 इंटू 12 एंड 24 इज़ द यूनिट वेट, सो दिस इज़ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका सी जी कहाँ लाई करेगा, इस टो से ये कितना होगा 2/3, सो 2/3 ऑफ ये कितना है 8.8। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अपने पास 15014.82 किलो न्यूटन मीटर्स। अब ये किसकी वजह से आया, सेल्फ वेट ऑफ डैम, और सेल्फ वेट ऑफ डैम कौन सा है, रेजिस्टिंग मोमेंट। रेजिस्टिंग मोमेंट को हम कैसा कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव, तो इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। सेकेंड इज ड्यू टू कॉलम ऑफ वाटर इन ए डैश बी। अब ये जो डैम था, इस डैम के यहाँ पे जो वाटर है, इस पार्ट में जो वाटर है, इस कॉलम में जो वाटर है ए डैश बी में, इसकी वजह से क्या मोमेंट आएगा, इसको कंसीडर करेंगे। तो सो अगेन टेकिंग मोमेंट अबाउट डी, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हाफ इंटू बेस इज़ 1.2, हाइट इज़ 12। अब इस पार्ट के अंदर यहाँ क्या होगा, वाटर होगा, तो किसका यूनिट वेट लेंगे हम, वाटर का। वाटर का यूनिट वेट इज़ 9.81 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका जो सी जी होगा वह कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे, यानी कि इधर से कितना 2/3, तो यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है 8.8 प्लस 2, दैट इज़ 10.8 मीटर, और 10.8 मीटर में आप इसको ऐड कर लीजिए 2/3 ऑफ 1.2, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये इस अपस्ट्रीम साइड से यहाँ तक कितना होगा 1/3 होगा, तो टोटल विड्थ ऑफ टोटल बेस विड्थ है डैम की 12 मीटर, 12 मीटर में से आप 1/3 ऑफ 1.2 इज़ द दिस डिस्टेंस, तो इसको आप माइनस कर लीजिए, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो हमने 12 में से 1/3 ऑफ 1.2 को माइनस कर लिया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। सो नाउ इट इज़ कमिंग 819.33 किलो न्यूटन मीटर्स। तो ये जो कॉलम के अंदर ये वाटर होगा, ये डाउनवर्ड लगेगा, और ये कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा ना ओवर टर्निंग को, ठीक है, तो इसको भी हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे यहाँ पे। देन सी, ड्यू टू अपलिफ्ट फोर्स। अब अपलिफ्ट फोर्स क्या करवाएगी, ओवर टर्निंग करवाएगी इसकी, यहाँ बॉटम से लग रही है, तो इसको ये इस तरह से ओवर टर्न करवाएगी डैम को।
तो ये ओवरटर्निंग मोमेंट है, इसको हम नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर करेंगे। ड्यू टू अपलिफ्ट फोर्स, अब फोर्स हमने कैलकुलेट कर रखी है पहले ही 706.32 मल्टीप्लाई बाई, अब ये डायग्राम है अपलिफ्ट प्रेशर का और ये है इसके ठीक नीचे यहाँ पे टो। तो इसका सी जी कहाँ लाई करेगा, ये पॉइंट कहाँ होगा, 1/3 या 2/3, 2/3 पे होगा यहाँ से, 2/3 ऑफ बेस विड्थ। सो 2/3 ऑफ बेस विड्थ के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेट किया इसको, ये आ गया 5650.56 किलो न्यूटन मीटर। और ये ओवरटर्निंग मोमेंट है तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। नाउ ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर, मोमेंट क्या आएगा वो भी हमें फाइंड करना है। तो डैम के साइड में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है, इसका फोर्स कितना है ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, 706.32। और ये कहाँ एक्ट करेगा, बेस से 1/3 पे एक्ट करता है, यहाँ से 1/3 पे। तो जो टोटल हाइट है h, दैट इज़ 12 मीटर, सो 1/3 ऑफ 12 मीटर पे ये एक्ट करेगा। सो 1/3 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड इट इज़ 2825.28 किलो न्यूटन मीटर। इट इज़ ऑल्सो ओवरटर्निंग मोमेंट, सो रिटर्न विद नेगेटिव साइन। नाउ टोटल ओवरटर्निंग मोमेंट, तो ओवरटर्निंग मोमेंट किसकी वजह से है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से और अपलिफ्ट प्रेशर की वजह से है। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारा टोटल नेगेटिव मोमेंट आ गया। और टोटल रेजिस्टिंग मोमेंट जो वेट ऑफ डैम की वजह से था और यहाँ जो वाटर था, इन दोनों की वजह से, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, दिस इज़ पॉजिटिव। देन समेशन ऑफ मोमेंट्स, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को हमें ऐड करना है विद देयर साइन। सो पॉजिटिव मोमेंट इज़ 15834.15 एंड नेगेटिव इज़ 8475.84। इन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल मोमेंट आ गया आप अपने पास 7358.31 किलो न्यूटन मीटर्स। अब हमसे जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उनके आंसर्स करने हमने। तो ये हमारी प्री कैलकुलेशंस थी, फोर्स को कैलकुलेट कर लिया, मोमेंट्स को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें स्टेबिलिटी के लिए चेक करना है और जो जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हमें फाइंड करनी है वो फाइंड करना है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अब हम यहाँ चेक करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग। तो ओवरटर्निंग में हमें चेक करना क्या होगा कि रेजिस्टिंग मोमेंट को हमने ओवरटर्निंग मोमेंट से डिवाइड करना है। एम आर इज़ द रेजिस्टिंग मोमेंट, एम ओ इज़ द ओवरटर्निंग मोमेंट। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई 1.86 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 1.5 एंड इट इज़ ग्रेटर देन 1.5, इट मीन्स द डैम इज़ सेफ इन ओवरटर्निंग। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो रेजिस्टिंग मोमेंट है वो ओवरटर्निंग मोमेंट से कितना हो, 1.5 टाइम्स होना चाहिए, और हमारा कितना है 1.86, मीन्स इससे ज़्यादा है। तो इस तरह से हम डैम को डिज़ाइन करते हैं कि जो अपना रेजिस्टिंग मोमेंट जो है वो ओवरटर्निंग मोमेंट से 1.5 टाइम्स होना चाहिए, तभी डैम जो है सेफ मान सकते हैं हम उसको। देन नेक्स्ट वन इज़ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। इसके लिए फॉर्मूला है म्यू समेशन वी अपॉन समेशन ऑफ एच। अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है फॉर लो डैम। अब हम इस डैम को चेक करेंगे लो डैम के कंडीशन पे भी और हाई डैम के कंडीशन पे भी, दोनों पे फाइंड करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ये है फॉर लो डैम, तो दोनों कंडीशन में ही ये सेटिस्फाई होना चाहिए। सो म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज़ गिवन 0.7 एंड जनरली इसकी वैल्यू लाई करती है 0.65 से 0.75 के बीच में। तो अगर आपको गिवन ना हो तो आप इसके बीच एज्यूम कर सकते हैं। तो और समेशन ऑफ वी हमने फाइंड किया था पीछे, इसको पुट कर दिया, समेशन ऑफ एच को भी पुट कर दिया यहाँ पे। सो दिस इज़ 1.3679 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 1, इट मीन्स द डैम इज़ सेफ अगेंस्ट sliding also. Now for checking against if the dam is high dam,
So we have to find the shear friction factor. The formula is mu into summation v plus b into c divided by summation h. तो इन सभी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट करना है. म्यू इज़ 0.7, समेशन वी इज़ 1380.31 प्लस बी इज़ द बेस विड्थ ऑफ डैम. बेस विड्थ इज़ 12 मीटर एंड दिस इज़ सी. सो व्हाट इज़ सी? सी इज़ गिवन here. It is written that unit shear strength of concrete is 1400 kilonewton per meter cube. So this value is also given. C की वैल्यू भी given है. तो C की वैल्यू हमने पुट की 1400 एंड समेशन ऑफ H पुट किया 706.32. इसको सोल्व करने पे ये वैल्यू आ रही है 25.15 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 4 और ये तो 25.15 बहुत ही ज़्यादा है इससे. सो इट इज़ एक्सट्रीमली सेफ आई कैन से. सो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो C की वैल्यू है अगर ये आपको गिवन ना हो तो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं. अगर द डैम इज़ मेड ऑफ गुड रॉक्स, फॉर गुड रॉक्स its value lies between 1300 to 4500 kilonewton per meter square, and if the dam is made of concrete then its value lies between 650 to 1300 kilonewton per meter square. ये पेपर में आपको गिवन मिलेगी. अगर गिवन ना हो तो आप 1300, 1400, 1500 के आसपास मीन्स इनके बीच की कोई वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो यहाँ पे सी के लिए. बट सी हमें गिवन था तो हमने वही पुट किया अभी यहाँ पे. अब एक चीज़ और हमें देखनी है कि ये जो फैक्टर था 4 ही हमने क्यों लिया है. ठीक है, इसके बारे में है. हम चलते हैं आगे. IS 6512-1972. This is a code for design of gravity dam and it recommends the this factor SFF that and it depends upon the loading conditions. If loading condition is A, B and C then SFF value should be 4. For condition D, E 3, एफ जी के लिए 1.5 होनी चाहिए. तो हमने कैसे पता लगाया कि जो हमारी लोडिंग कंडीशन है वो ए, बी या सी है. तो उसके लिए हमें ये टेबल याद रखनी होगी. लोड कॉम्बिनेशन ए, ये क्या होता है? कंस्ट्रक्शन कंडीशन होती है. इट मीन्स जब आपका डैम कंस्ट्रक्ट हो चुका होता है या हो रहा होता है. डैम कंप्लीटेड बट नो वाटर इन रिजर्वर एंड नो टेल वाटर. मीन्स सिर्फ डैम है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम साइड में वाटर नहीं है. तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? ए. लोड कॉम्बिनेशन बी, दिस इज़ नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन एंड फॉर दैट फुल रिजर्वर एलिवेशन होगा, नॉर्मल ड्राई वेदर टेल वाटर होगा, नॉर्मल अपलिफ्ट होगा, आइस एंड सिल्ट इफ एप्लीकेबल. लोड कॉम्बिनेशन सी, दिस इज़ फ्लड डिस्चार्ज कंडीशन. इसमें रिजर्वर होगी एट मैक्सिमम फ्लड पूल एलिवेशन पे होगी, ऑल गेट्स ओपन होंगे और टेल वाटर एट फुल फ्लड एलिवेशन पे होगा, नॉर्मल अपलिफ्ट एंड सिल्ट इफ़ एप्लीकेबल. तो अपने पास जो डैम गिवन है, हमारे पास ये जो ट्रेपिजोइडल डैम गिवन है इसमें अपस्ट्रीम साइड में वाटर है तो ये कंडीशन तो नहीं हो सकती. लोड कॉम्बिनेशन ए तो हो नहीं सकता. इट मीन्स अब ये किस में से है? बी और सी में है. इसी तरह से आगे भी हैं डी, ई, एफ, जी. ठीक है, ये अर्थक्वेक वगैरह के लिए हैं. तो हमें बी या सी में से देखना है. तो क्या ऑल गेट्स ओपन है? ऑल गेट्स ओपन नहीं है. इट मीन्स अपना जो लोडिंग कॉम्बिनेशन है वो बी है और लोडिंग कॉम्बिनेशन बी के लिए एस एफ एफ की वैल्यू कितनी हो? 4 होनी चाहिए. तो अपना जो ये एस एफ एफ है शेयर फ्रिक्शन फैक्टर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 25.15
दिस इज़ ग्रेटर देन 4, इट मीन्स द डैम इज़ सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग। दोनों में ही सेफ आ गया, तो सेफ है डैम। नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जो डैम है, इस डैम का रिजल्टेंट फोर्स जो हो वो मैंने बताया था कि मिडल थर्ड पार्ट में लाई करना चाहिए, कि ये टोटल बी है, तो जो सेंट्रल बी बाई थर्ड पार्ट होगा इसके अंदर आपका रिजल्टेंट रहना चाहिए। मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में रिजल्टेंट होना चाहिए आर, ठीक है, इस रेंज में हो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अभी इस डैम के लिए हमें फाइंड करना होगा कि रिजल्टेंट जो है हमारा वो कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। सो द रिजल्टेंट एक्ट्स एट ए डिस्टेंस एक्स बार फ्रॉम टो। तो हमने मान लिया कि जो रिजल्टेंट होगा वो टो से एक एक्स बार के डिस्टेंस पे है, टो से एक्स बार डिस्टेंस पे है। दैट एक्स बार डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम अपॉन समेशन ऑफ वी। तो हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो ये आ गया 5.33 मीटर्स। तो अब हमें ये देखना है कि ये मिडल थर्ड में लाई करेगा या नहीं करेगा। तो ये जो डैम है इसका ये मैं मान लेता हूँ 0 है, और टोटल जो विड्थ है डैम की दैट इज़ 12 मीटर। तो 12 मीटर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, ये 0 है यहाँ पे। तो हमें कितना चलना है, एक्स बार कितना है 5.33 मीटर। तो यहाँ से हम 5.33 मीटर चलेंगे, तो यहाँ आ गए हम 5.33 मीटर पे। अब ये किस जोन में है, मिडल जोन में है, इट मीन्स हमारा रिजल्टेंट कहाँ है, मिडल थर्ड पार्ट में ही लाई कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ ओके। देन अब हमें फाइंड करना है कि जो इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी मतलब जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है उससे कितने डिस्टेंस पे है ये रिजल्टेंट। तो जैसे और क्लियरली देख लेते हैं इसको एक बार। ये डैम है और ये सेंटर है और रिजल्टेंट अपना लाई कर रहा है यहाँ। तो ये डिस्टेंस जो होगा दिस इज़ द इसेंट्रिसिटी ई, दिस विल बी द इसेंट्रिसिटी ई। तो ये इसेंट्रिसिटी हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, E इक्वल्स टू बी बाई टू, यानी कि दिस डिस्टेंस बी बाई टू माइनस एक्स बार, इसमें से हम एक्स बार को माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपने पास ये इसेंट्रिसिटी। तो सो दिस इज़ कमिंग 0.67। और ओके नेक्स्ट चलते हैं अब हम कंप्रेसिव स्ट्रेस एट टो। इसको हम लिखते हैं पी एन एट टो, TOE टो। इसका फॉर्मूला है समेशन वी अपॉन बी इंटू 1 प्लस 6E अपॉन बी। तो यहाँ ये सब वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। बी इज़ द बेस विड्थ, समेशन ऑफ वी एंड E इज़ द 0.67 मीटर्स। सो 67 पुट किया हमने। सो पी एन एट टो इज़ कमिंग 153.56। इफ़ इट इज़ पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव आया है, इट मीन्स द स्ट्रेस इज़ कंप्रेसिव, otherwise it will be tensile. And in the case of design of dam, in any condition there will be no tension in the dam, always it will be in compression. Now compressive stress at heel, so इसको हम लिखेंगे PN heel। इसमें क्या करना है, सेम वही पिछला ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे माइनस साइन लगाना है। तो ये आ जाएगा अब अपना 76.49 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सभी वैल्यूज़ को पुट किया, अभी आ गया 76.49। इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, इट मीन्स ये भी किस में है, कंप्रेशन में है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि अगर इफ़ E इज़ लेस देन B बाई 6, मीन्स जो अपनी इसेंट्रिसिटी थी ये, अगर ये B/6 डिस्टेंस B/6 से कम होगी तो डैम के अंदर नो टेंशन, कभी भी टेंशन नहीं होगी। अगर इसेंट्रिसिटी B/6, अगर आपको चेक करना है यहाँ देखो, कंप्रेसिव कंप्रेसिव टेंशन नहीं है,
लेकिन हम चेक करेंगे कि क्या ये सेटिस्फाइड है। ई कितना है 0.67, बी यानी कि बेस विड्थ कितनी है 12 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना आएगा 2। सो 0.67 इज़ लेस देन 2, इट मीन्स नो टेंशन। और यहाँ पे भी देखो टेंशन नहीं है। इसके बाद अब हमें फाइंड करना है 10 अल्फ़ा एंड 10 बीटा। एक बार डायग्राम पे चलते हैं, फर्स्ट डायग्राम पे। इसमें देख लेते हैं अल्फ़ा कहाँ था, बीटा कहाँ है। जो ये वाला एंगल था दिस इज़ बीटा एंड दिस एंगल इज़ अल्फ़ा। तो 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इस ट्रायंगल के अंदर दिस इज़ अल्फ़ा, तो ये बेस होगा और ये हाइट होगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज़ 1.2 एंड बेस इज़ 12, and in this triangle tan theta will be perpendicular upon base, sorry it is tan beta and this is tan alpha। तो tan बीटा कितना होगा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें ये तो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। सो परपेंडिकुलर इज़ 8.8 एंड बेस इज़ 12। सो इनको हम वहीं पे पुट करेंगे। tan alpha 1.2 upon 12, tan beta 8.8 upon 12, this is 0.1 and 0.73. Now we have to convert tan alpha and tan beta into secant alpha and secant beta. So this is the formula to convert tan theta into secant theta. So secant theta equals to under root 1 plus tan square theta. तो यही हमने यहाँ पे पुट किया है। सिकेंट अल्फ़ा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ क्या पुट करना था, टेन स्क्वायर थीटा। हमें पता है टेन थीटा कितना है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर कर दिया हमने। इसको जब सोल्व किया तो यह आ गया अंडर रूट 1.01। देन सिकेंट बीटा इक्वल्स टू, इसको भी पुट किया यहाँ पे, टेन बीटा का स्क्वायर कर दिया हमने, 0.73 था 0.73 स्क्वायर कर दिया। So this is coming under root 1.53. Now principal stress at toe of dam, ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए फॉर्मूला है Pn secant स्क्वायर बीटा। तो Pn हमने दो निकाले हैं, Pn एट टो एंड Pn एट हिल। तो अब हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहाँ फाइंड कर रहे हैं, टो ऑफ डैम पे। तो Pn कौन सा पुट करेंगे, एट टो वाला, दैट वाज 153.56 एंड secant स्क्वायर बीटा, सिकेंट स्क्वायर बीटा, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए सिकेंट बीटा कितना है, अंडर रूट 1.53, अंडर रूट 1.53, और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1.53। तो 1.53 पुट किया हमने, इनको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ रही है 234.94 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस एट हील। इसके लिए फॉर्मूला है पी एन सिकेंड स्क्वायर अल्फ़ा माइनस पी टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो पी एन हम यहाँ कौन सा पुट करेंगे, एट हील वाला, दैट इज़ 76.49 इनटू सिकेंड अल्फ़ा का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1.01 आ जाएगा, माइनस साइन के साथ यहाँ माइनस, देन देयर इज़ द पी, पी इज़ द इंटेंसिटी ऑफ वाटर प्रेशर। सो ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है दिस इज़ द इंटेंसिटी ऑफ वाटर प्रेशर। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9.81 यूनिट वेट ऑफ वाटर को हाइट ऑफ वाटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज़ पी। नाउ टेन स्क्वायर अल्फ़ा को हमने पुट किया, इसको सोल्व किया तो ये आ गया 76.07 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन शीयर स्ट्रेस एट टो हमने फाइंड करना है, लास्ट इज टाउ। इसके लिए फॉर्मूला है पी एन टेन बीटा। तो पी एन हम कौन सा पुट करेंगे, एट टो वाला, ये पुट किया हमने, टेन बीटा पुट कर दिया,
तो ये 112.09 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। नाउ शियर स्ट्रेस एट हील, ये हमने पुट किया यहाँ पे, इसका फॉर्मूला है माइनस इंटू पी एन माइनस पी 10 एल्फ़ा। ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट की। पी एन कौन सा, एट हील वाला पुट किया हमने। पी अगेन 9.81 इंटू 12 एंड 10 एल्फ़ा को पुट किया, तो ये आ गया 4.123 किलो न्यूटन per meter square. So this was the numerical on the stability of gravity dam. So thank you for watching.